नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पीजीटी का है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पेपर है, यानी लेक्चरर बायो का पेपर है। और हमने ये भी देखा कि इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इससे पहले यूपी में पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो अन्य प्रदेशों में पूछे जा चुके हैं, मगर वो क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुए। इसलिए हर स्टेट का आपको पेपर देखना है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल न्यू फॉर्म में या बिल्कुल नए रूप में यहाँ दिए गए, और जो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन थे जिनको मैंने भी पहली बार देखा। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ नजर आए, और ये क्या होता है, जैसे यूनिक जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जब कोई किसी प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा बायो का, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, सॉल्व करें, पढ़ें। ये आज पेपर में हम 110 से लेकर 150 क्वेश्चन तक, यानी 40 क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे। जेपीएससी में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 6 ऐसे मित्र हैं जो लेक्चरर की नौकरी पा चुके हैं। टीजीटी पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर प्रवक्ता की नौकरी पा चुके हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने इससे पिछले वाला जो पार्ट था उनमें सबसे हम आपसे परिचय भी कराया था, सबके बारे में बताया भी था। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो अभी झारखंड में जो असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें कई मित्र नौकरी पाए हैं, और इसके अलावा बिहार में तो 15 मित्र अभी रिसेंट वाले में हुए हैं। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करते हैं, यूं ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये देख रहे हैं, ये सिंबल है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, नया अकाउंट बनाएंगे। कोर्स जो अवेलेबल हैं केवल 799 में अवेलेबल है, और 1199 में अवेलेबल है, 1099 में अवेलेबल है। और जो प्रैक्टिस बैच है वो केवल 499 में अवेलेबल है। प्रैक्टिस बैच में बड़ा सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। आप अपने मोबाइल से टेस्ट दे सकते हैं। वो तुरंत जैसे ही सारे क्वेश्चन आप सबमिट करेंगे वैसे ही वो आपको रिजल्ट बताएगा, कितने सही किए कितने गलत किए। और उनके जो आपको अगर कंफ्यूजन है तो उनके आंसर आप देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। सारे के सारे चीजें आपको अवेलेबल है। इसके अलावा नोट्स की लाइब्रेरी आपको मिलेगी जिसमें 1500 पीडीएफ, ध्यान रखिएगा, लगभग 1500 पीडीएफ अवेलेबल है। आपको नोट्स की, बुक की, ये सब मिलेगा। डिस्कशन होता वो मिलेगा। प्रैक्टिस सेट के जो पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है वो मिलेगा। आज ही हमें ज्वाइन करें। मैं वादा करता हूं कि अभी तक जितने मित्र हैं, लगभग 300 प्लस ऐसे मित्र हैं जो विभिन्न स्टेट में एज लेक्चरर, एज असिस्टेंट टीचर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी कर रहे हैं। आप भी हिस्सा बनिए, और बिल्कुल छोटी सी मेंबरशिप देकर आप हमारा हिस्सा बनिए। शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 111 पे नजर डालते हैं। कहता है, इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ट्री फॉर द इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। कहता है वन आवरण को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाने की प्रक्रिया कहते हैं। कहता है कि जो पेड़ लगाए जाते हैं, यानी जंगल जो बढ़ाए जाते हैं, या ऐसा एरिया जहां पेड़ों की कमी है वहां पेड़ों की जनसंख्या बढ़ाई जाती है, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं। कहता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनों को नष्ट करना, वनों को नष्ट करना, खत्म करना। तो ये तो हो ही नहीं सकता। एफॉरेस्टेशन, वनीकरण, उसे क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम लगाएंगे बी। क्या ऑप्शन लगाएंगे? तो ऑप्शन हम लगाएंगे बी, एफॉरेस्टेशन। तो हम ऑप्शन लगाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 111 हो गया, 112 पे चलते हैं। कह रहा है, मिनरल्स नोन टू द रिक्वायर्ड टू लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। देखिएगा, जो मिनरल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक माइक्रो एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं माइक्रो माइक्रो सॉरी, यहां लिख लें, माइक्रो एलिमेंट्स। और माइक्रो माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें गुरु
पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुरु पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं। अब हम दूसरा वाला, ये क्या होते हैं? इनको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। हमने तो एक ट्रिक इनकी बनाई थी, और हमने क्या बनाया था? हनप कोश के मैंका से हमने बनाया था। हनप कोश के, हनप कोश के मैंग का फे, एक्चुअली में आयरन माइक्रो में जाता है। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो देख लेते हैं, ये यहाँ कैल्शियम फंसा के, एक तो कैल्शियम फंसा के, पोटेशियम भी फंसा के, फास्फोरस भी फंसा के, ठीक है। और ये तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। हमारा कौन सा सही होगा? ए। और जो माइक्रो एलिमेंट्स के लिए हमने जो ट्रिक बनाई थी, मनकूब जन्मो, क्या बनाई थी? मनकूब जन्मो, ये हमने बनाई थी। तो मनकूब जन्मो ये हो गया। तो ये कौन सा होता है मनकूब जन्मो? तो माइक्रो वाले होते हैं। तो हमने मेगा, चूंकि उसने पूछा ज्यादा कौन आवश्यक होता है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन कहता है, which of the following is present in the two polynucleotide chain of DNA? Which of the following present in two polynucleotide chain in the DNA? डीएनए में जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है, इधर चलेंगे चूंकि उधर हमारा सर आ जाता है। ये एक ये चेन होती है, और ये एक अगर 5 इंड होती है तो एक ये वाले आएगा, ये और ये होगी 3 इंड, और ये होगी अगर 5 इंड तो ये वाली होगी 3 इंड। तो एंटी पैरेलल होती है। अगर एक चेन ऐसी होगी डीएनए में, तो दूसरी जो चेन होगी वो ऐसी होगी, यानी एंटी पैरेलल। तो कहता है पैरेलल होगी, तो बिल्कुल गलत, नहीं। स्टैंडर्ड पोलरिटी, नहीं। एंटी पैरेलल पोलरिटी, तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, अर्थात एक अगर सीधा हिस्सा है तो दूसरा इस तरह से डीएनए में देखने को मिलेगा। आप जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे, डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे, और किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। तो आप वहां ये पढ़ने में आएगा कि जो डीएनए के दोनों थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो ऑप्शन हम ए को, बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक इज ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री स्पीसीज इन द फैमिली। कहता है जो टीक होता है, टिक्टोना ग्रैंडिस, टीक का कई एग्जाम में, यूपी के कई एग्जामों में पूछ देता है टीक का बॉटेनिकल नेम क्या है, तो टिक्टोना ग्रैंडिस के नाम से जानते हैं। टिक्टोना ग्रैंडिस किस फैमिली से बिलोंग करता है, या किस फैमिली का सदस्य है? तो टिक्टोना ग्रैंडिस लैमिएसी का सदस्य है। किसका है? लैमिएसी का। तो 114 में हम क्या सही करेंगे? तो 114 में सही करेंगे डी, ये लैमिएसी का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है, the energy releasing metabolic process in which of the substrate is oxidized without an external acceptor is called। कहता है ऊर्जा मुक्त करने वाली उपापचय प्रक्रिया जिसमें सबस्ट्रेट की बाहरी स्वीकर्ता के बिना ऑक्सीकरण किया जाता है, क्या कहलाता है? उसे हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एक्सटर्नल एक्सेप्टर, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, या फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, एरोबिक श्वसन बोलते हैं, या फिर किण्वन बोलते हैं। यानी कहता है ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसको प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको प्रायः हम ऑप्शन बी सही करेंगे, फर्मेंटेशन या किण्वन। किसके नाम से जानते हैं? किण्वन के नाम से जानते हैं। खासकर जो हम किण्वन पढ़ते हैं वो ईस्ट के सापेक्ष ज्यादा पढ़ते हैं, और ये प्रायः एनारोबिक प्रोसेस है, यानी अनाक्सीकृत प्रोसेस है, जिनमें अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये क्या है? एक वैकल्पिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद आपने देखा होगा एक एरोबिक की तरफ चला जाता है, एक एनारोबिक। तो ये जो रेस्पिरेशन चैप्टर है वहां आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस तो आप सब जानते ही हैं कि ग्लूकोज से क्या बनता है?
ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड बनते हैं। और फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है, तीन कोशिकांग भाग लेते हैं, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, तीन प्राय भाग लेते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन तो आप सब जानते हैं, प्राय इसमें क्रेब साइकिल का अध्ययन करते हैं ये हम, ठीक है। तो ऑप्शन चूंकि जो यहां हमारा सही होगा, वह ऑप्शन जो सही होगा वह डी वाला नंबर सही होगा, फर्मेंटेशन या किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who defined social forestry as forestry that aims to the producing flow the protection and recreation benefits to the community। किसने सामाजिक वनकी को ऐसी वनकी के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य समुदाय के लिए संरक्षण, मनोरंजन संबंधी लाभों को, प्रवाह को उत्पन्न करना है। ये प्राय किसने दिया था, वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं। तो 116 में बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, आपको अन्य एग्जामों में देखने को मिलेगा। किसने दिया था, तो प्राय 116 में हम क्या करेंगे, तो वेस्टोबी ने दिया था। किसने दिया था, वेस्टोबी ने दिया था। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं, इन विच स्टेम द वैस्कुलर टिश्यू अरेंज्ड इनटू बंडल्स जाइलम और फ्लोएम द आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यूज। कहता है जो ग्राउंड टिश्यूज की हिंदी होती है भरण ऊतक, क्या होती है, सॉरी भरण ऊतक। अगर हिंदी वाले हमारे मित्र देख रहे होंगे तो कहता है भरण ऊतक में जो वैस्कुलर टिश्यूज इस तरह से, ये ऐसे 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 पूरे ग्राउंड टिश्यूज में फैले रहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका है, मोनोकॉट का। किसका है, मोनोकॉट का या एक बीजपत्री का। डाइकॉट में क्या होते हैं, ऑल वैस्कुलर बंडल अरेंज इन द रिंग। डाइकाट यानी द्विबीजपत्री का जब हम सेक्शन काटते हैं, आप बीएससी किए होंगे तो सिंपल सी बात है, सेक्शन कटाया गया होगा एनाटॉमी का। तो जब सेक्शन काटते हैं तो डाइकॉट की पहचान ही होती है कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, एक घेरे में, इंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल, और फिर वहां वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। मगर जो मोनोकाट होते हैं उसमें छोटे छोटे पैचेस के रूप में पूरे ग्राउंड टिश्यूज में वो स्कैटर्ड या फैले रहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन पे डी कर देंगे। उसने वही कहा है कि टिश्यूज अरेंज इन बंडल द जाइलम और फ्लोएम दैट आर स्कैटर्ड, यानी फैले रहते हैं पूरे ग्राउंड टिश्यूज में। तो ऑप्शन आएगा मोनोकॉट या एक बीज पत्री। ऑप्शन क्या सही करेंगे, तो ऑप्शन 117 में हम डी को बिल्कुल सही करेंगे। अगर कहता कि ऑल वैस्कुलर बंडल अरेंज इन ए रिंग, एक रिंग में सारे वैस्कुलर बंडल अरेंज रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो हम तुरंत आंसर करते द्विबीज पत्री या डाइकॉट। ऑप्शन बी सही होता। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टोटल स्टेम पैरासाइट। इसमें एक टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है, यानी पूर्ण तने का परजीवी कौन है। तो पूर्ण तने का परजीवी कौन होता है, कस्कुटा। यूपी के पीजीटी और टीजीटी में यहां से क्वेश्चन बना है, आंशिक तो ही पूछते हैं, या पैराइटल पैरासाइट पूछ लेता है या आपका टोटल पैरासाइट पूछता है। तो इसने टोटल पूछा, तो ये कस्कुटा जो है वो स्टेम का टोटल पैरासाइट है। क्या है, टोटल पैरासाइट है। स्ट्राइगा क्या है, स्ट्राइगा स्टेम नहीं, रूट का पैरासाइट है। लोराइथस क्या है, लोरेंथस ये रूट का पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FESEM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, FESEM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा, फील्ड इमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा वाला, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 lenses इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहता है कि जो 3 लेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में व्यवस्थित रहते हैं,
पाए जाते हैं वो किस कारण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, हार्ड ग्लास होते हैं, ग्लास होते हैं या स्मूथ ग्लास होते हैं? तो ऑप्शन ए लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो अवधारणा है वो इसीलिए बनाई गई कि वहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चलते हैं, उसमें एक वैक्यूम होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर बनाया गया, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। Maize plant are infected at different stages of growth by the stalk root disease caused by। कहता मक्के के पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में के कारण होने वाला डंठल सड़न रोग, जो मक्के का स्टेम होता है वो क्या होता है, जगह जगह सड़ जाता है। तो कहता है ये किसके कारण होता है? जैंथोमोना सीटी से होता है सीट्रस कैंकर। सीट्रस कैंकर किसमें होता है? सीट्रस में, नींबू में। ये रोग किसमें होता है? नींबू में होता है। फिर कहता है स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, ये किसमें देखने को मिलता है? आलू वगैरह में देखने को मिलता है। कैलीवेक्टर जाइली। फिर कहता है इर्विनिया क्राइसेंथेमी जीआई। ऑप्शन डी को बिल्कुल हम सही करेंगे। 121 में किसको सही करेंगे? तो 121 में हम प्राय डी को सही करेंगे। Which tree gives out the latex to the obtained natural rubber? कहता है इनमें से वो कौन सा पौधा है? कहता है स्ट्रेगलस, एनुजीसस, यूकेलिप्टस, हेविया ब्रासिलिensis। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक रबर, जो हम लोग रबर यूज करते हैं, चप्पल, जूते और जो रबर का सामान यूज करते हैं, वो किस पौधे से प्राय प्राप्त की जाती? तो यहां से देखिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कॉमनली हटा दो। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस से हम लकड़ी तो प्राप्त करते हैं, ऑयल भी प्राप्त करते हैं, मगर रबड़ जैसी कोई चीज प्राप्त नहीं करते हैं। एस्ट्रागुलस इस तरह कोई नहीं, एनोजीसिस से कुछ नहीं प्राप्त करते। हेविया ब्रासिलिensis से, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हेविया ब्रासिलिensis ऑप्शन डी एक ऐसा है जिससे हम रबड़ प्राप्त करते हैं। हेविया ब्रासिलिensis के रोड किनारे पेड़ खड़े रहते हैं, तो आप अगर उन पे कट मारेंगे बहुत सारा दूध निकलता है, और वो जैसे दूध सूख जाएगा तो आप देखिएगा उसका जो लेटेक्स निकलता है, पढ़ा लीजिए रबड़ की तरह। तो यहाँ इसकी खेती होती है, लोग कमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं, तो ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीसीएस, यूपी के पीसीएस जो बॉटनी का हुआ है, पहले होता था, उसमें पूछा गया है। यूपी के पीजीटी में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। यही क्वेश्चन आपके झारखंड में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया? पूछा गया द फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप ऑन द कमर्शियली स्केल बाय, और ये हमने क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था। पहला कमर्शियली जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा था? तो स्पोरिन था। कौन था? स्पोरिन। ऑप्शन बी सही होगा। स्पोरिन जो था वो फर्स्ट ऐसा इंसेक्टिसाइड था जो कमर्शियली प्रोडक्शन किया गया, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। तो 123 में हमारा कौन सा सही होगा? बी। द स्टडी ऑफ interaction among living organism between the living organism its physical environments is termed as the interaction among living organism and between the living organism and its physical environment। कहता है सजीवों से सजीवों के बीच में और जो उसका भौतिक के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उसे क्या कहलाते हैं? सिंपल सा तो ये परिभाषा किसकी है? इकोलॉजी की है। किसकी है? इकोलॉजी की। तो हम ऑप्शन लगाएंगे ए, इसे इकोलॉजी बोलते हैं। मैरिनोलॉजी किसे बोलते हैं? यानी समुद्र विज्ञान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समुद्र विज्ञान को बोलते हैं। पैलेंटोलॉजी किसको बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान को बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ जीपीपी एंड इकोसिस्टम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी किसको बोलते हैं?
ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं। देखिए वो उसी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं बहुत हार्ड हो। तो जीपीपी किसको बोलते हैं? तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन सी सही करेंगे। 125 में ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म इज नैब, NAEB का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा, नैब का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही होगा, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यही क्वेश्चन 2 बार हो गया। द ओल्डेस्ट नोन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज, कहता ओल्डेस्ट नोन, सबसे पुरानी ज्ञात कृषि वानिकी प्रणाली कौन सी है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बिल्कुल न्यू है। इसमें क्या करते हैं? पानी में पौधों को उगाते हैं, आवश्यकता अनुसार उसमें मिनरल्स डालते हैं, जिसको हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स से क्वेश्चन यूपी पीजीटी में खूब पूछा जाता है, अक्सर एक क्वेश्चन बनता है। फिर कहता है सैटेलाइट फार्मिंग, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरी, जिसमें क्या करते हैं? कल्टीवेशन या झूम खेती के नाम से जानते हैं, और इसे बोलते हैं परिशुद्ध खेती। तो ऑप्शन सी करेंगे, प्रीसीजन फार्मिंग या परिशुद्ध खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 128 नंबर कहता है आर स्मॉल हैप्लॉइड स्पोर दैट डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेटोफाइट जो होता है स्मॉल, तो उसे हम माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर किसको जानते हैं? तो मेगास्पोर प्राय फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं। तो ऑप्शन आएगा माइक्रोस्पोर्स। क्या आएगा? माइक्रोस्पोर। ऑप्शन हम किसको सही करेंगे? तो ऑप्शन 128 में सही करेंगे, सी को। जाइगोस्पोर कहाँ देखने को मिलता है? तो म्यूकर और राइजोपस में देखेंगे जाइगोस्पोर देखने को मिलता है। इंडोस्पोर आपको जो देखने को मिलता है वो फंगस में देखने को मिलता है। तो इस तरह हमारा सही होगा, क्योंकि उसने हैप्लॉइड स्पोर डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज द माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंजाई बिलोंग ऑर्डर स्फीरो स्फीरोप्सिडेल्स प्रोड्यूस कोनिडियाइज। कहता है जो स्फीरोप्सिडेल्स जो है उनके कोनिडिया को क्या कहते हैं? इसमें कौन सा आता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आता है, यानी जिससे क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। स्फीरोस्पिडेल्स में वही आता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? पिक्नीडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिक्नीडियम। अब देखिएगा साल्मोनेला टाइफिडियम एक बैक्टीरिया का नाम है। यहां अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तब भी सही कर लेते हैं। इर्सिनिया पेस्टिस, ये भी किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है। इश्चरेचिया कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। अब बचा केवल ये, तो इसी को सही कर दो। बहुत सारी तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो आपको नहीं आते हैं, मत आने दो। चारों ऑप्शन अगर पढ़ लेते हैं तो एक ऑप्शन ऐसा जो सबसे अलग है, बस उसी को टिक कर दो। कभी कभी एग्जाम में ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्लांट्स कॉमनली कार्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। कहता है वो पौधे कौन से हैं जिनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस के नाम से जानते हैं? तो वो प्राय टेओडोफाइट्स ऐसे हैं जो वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस के नाम से। ऑप्शन ए। ब्रायोफाइट्स को क्या जानते हैं? द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का उभयचर के नाम से जानते हैं। एल्गी क्या होता है? एल्गी तो आप सब जानते हैं, एल्गी का कोई कॉमन नेम नहीं है। और एंजियोस्पर्म को किसके नाम से जानते हैं? एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन चूंकि उससे वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस नाम जो दिया गया वो प्राय टेओडोफाइट्स के नाम से दिया गया, और यही धरती पर पहले पौधे थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप था। शुरुआत हुई थी यहां से डेवलपमेंट की, इसीलिए इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस के नाम से जानते हैं। इन्हें गार्डन स्नेक्स के भी नाम से जानते हैं। किसको?
टेरिडोफाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल इज, कहता है सबसे स्टेबल स्थायी जेनेटिक मटेरियल कौन। तो एक्चुअली में मूल जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है डीएनए। लेकिन कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ध्यान रखिएगा। जनरली क्या होता है डीएनए, मगर कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसा है कि कुछ वायरस में हमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमें देखने को मिलता है कौन कौन देखने को मिलता है, आरएनए। तो स्टेबल कौन सा हुआ, आरएनए या एमआरएनए, आरएनए। तो ये क्या है, ये अस्थाई है, और जो मुख्य स्थायी जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोस्फीयर जनरली इंडिकेट टू द पार्ट ऑफ द अर्थ, कहता है जीवमंडल शब्द आमतौर पर पृथ्वी के उन हिस्सों को इंगित करता है। जीवमंडल शब्द प्रायः पृथ्वी के उन हिस्सों को इंगित करता है। भाई किसको इंगित कर देता है, बताइए किसको इंगित करता है। तो जीवमंडल शब्द का मतलब होता है सारे ही जीव, पृथ्वी पर का वो हिस्सा जिसमें जीव रहते हैं उसे हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। जीवन अस्तित्व में होता है, सूर्य प्रकाश प्रचुर मात्रा में होता है, कोई जीवन अस्तित्व में नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, तो ऑप्शन ए लगाएंगे। जीवन अस्तित्व में होता है, उसे हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। तो 132 में हमने सही किया ए, जीवमंडल किसे कहते हैं, जिसमें जीवन अस्तित्व में होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज इन्वॉल्व इन रेड फॉर रेड लाइट इंटरकन्वर्जन। जब आप फोटो पीरियडिज्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फोटो पीरियडिज्म पढ़ते हैं, तो वहां आपने देखा होगा इस तरह से रेड लाइट ऑफ फॉर लाइट, इस तरह से इंटर कन्वर्जन देखा होगा। वहां एक काम करता है, कौन करता है, फाइटोक्रोम काम करता है। कौन काम करता है, फाइटोक्रोम। जो इंटर कन्वर्जन है वो कौन काम करता है, वो प्रायः फाइटोक्रोम काम करता है। तो 133 का जो हम सही करेंगे वह ए को सही करेंगे, फाइटोक्रोम। लाइकोपीन किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। साइटोक्रोम क्या है, एक प्रकार का आयरन एलिमेंट्स, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स है साइटोक्रोम। जेंथोफिल क्या है, एक पिगमेंट सी है। फाइटोक्रोम प्राय जो यहाँ दिया है एंटर कन्वर्जन, रेड फॉर रेड लाइट इंटर कन्वर्जन, तो वो है फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कॉर्न ऑयल कंप्राइसेस ए रिलेटिविटी हाई लेवल इज, कहता है जो कॉर्न ऑयल होता है, कॉर्न ऑयल का मतलब जो मक्के का तेल निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, मक्के का जो तेल निकाला जाता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एसिड देखने को मिलता है, कहता है सिट्रिक एसिड। बिल्कुल नहीं, सिट्रिक एसिड कहाँ देखने को मिलेगा, नींबू आदि में देखने को मिला, खट्टे पदार्थ में। सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं, क्या तेजाब, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या तेजाब है, तो क्या तेजाब मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा उसमें तेजाब। कहता है एस्टिक एसिड, खट्टी यानी जो सिरका टाइप का होता है, क्या वो मिलेगा, तो वो भी नहीं मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये क्वेश्चन देखिए मैं कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहा हूं, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। इसमें आप केवल चारों ऑप्शन की बारीकी से विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर इसका आंसर दिया जाएगा। पहले पूछा सिट्रिक एसिड, तो क्या इसमें खट्टापन होगा, तो हमने मक्के का भुट्टा खाया है, भैया आपने खाया कि नहीं खाया, हमने मक्के का भुट्टा भी खाया, और हमारे यहाँ मक्के की बहुरी बोली जाती है, मक्के के दानों को अब तो पॉपकॉर्न बोलते हैं, बचपन में बहुरी बोलते थे। तो माता जी हमारी बालू में डाल के भूनती थी, तो वही खाते थे, और खासकर बरसात अरसात में बड़ी अच्छी लगती थी। तो वो तो उसमें क्या खट्टापन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो सिट्रिक एसिड खत्म करो, और सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब, H2SO4, फार्मूला क्या होता है H2SO4, तो क्या तेजाब पाया जाता है, तेजाब पाता तो हमारा पेट पता लगा छिल जाता। होता है कभी, मक्के की तो रोटियां भी खाई जाती हैं, मक्के की रोटी दूध के साथ बड़ी अच्छी लगती है, साग के साथ अच्छी लगती है। तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, एस्टिक एसिड क्या होता है, वही सिरका। एस्टिक एसिड क्या होता है, सिरका, जो घरों में हम खटाई में डालते हैं, वही खट्टापन होता है, तो क्या वो पाया जाता, नहीं। लेकिन लिनोलेक एसिड ऐसा है जो सबसे अलग है, हम ऑप्शन डी सही करेंगे, लिनोलिक एसिड, और यही ऑप्शन सही है। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस से चीजों को सोचकर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एल्गी ग्रोइंग अटैच टू द स्टोन एंड रॉक सरफेस इज कार्ड। कहता है जो एल्गी या शैवाल होते हैं, वो कहते हैं बहुत सारे शैवाल जो होते हैं वो पत्थरों पर चिपके रहते हैं। कहाँ चिपके रहते हैं? तो प्राय कहता है बहुत सारे जो शैवाल होते हैं वो पत्थरों पर इस तरह चिपके रहते हैं। इनको हम लिथोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोफाइट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ लिथोफाइट डी दिया है तो सही करेंगे। एपीफाइट्स क्या होता है? जब किसी प्लांट पर, ध्यान रखना, प्लांट पर कोई एल्गी चिपका हो तो उसे हम एपीफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ क्या होगा? लिथोफाइट्स। क्या होगा? लिथोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली मालवेसी। एक क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा पौधा मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है। मालवेसी में क्या आता है? गुड़हल आता है। क्या आता है? प्राय जो मालवेसी में आता है वो गुड़हल आता है। हमारा कपास आता है। कार्ड, डेकैन, हेम्प, हेम्प आ गया। पटसन, जावा जूट, वो कौन सा है? कैनाविस सटाइवा। कहता है कैनाविस सटाइवा। क्रोटोलेरिया जुनेसिया, लाइनम आस्टिटासियम, इसे अलसी के नाम से जानते हैं। कैनाबिस सटाइवा भांग के नाम से जानते हैं, जो भांग होती है। क्रोटोलेरिया जुनेसिया और हिबिस्कस कैनाबिनस। ऑप्शन डी सही करेंगे, हिबिस्कस कैना, हिबिस्कस साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस किसका नाम है? गुड़हल का। गुड़हल का नाम है ना, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और हिबिस्कस शब्द यहाँ आया तो इसका मतलब ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा प्राय जो संबंधित है वो मालवेसी से संबंधित है। तो हिबिस्कस कैनाबिस आएगा। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। ऑप्शन 136 में जो सही हुआ वो हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When the cofactor, the protein part of enzyme are present entire एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्वेश्चन यूपी के पीजीटी में पूछा जा चुका है। वो कहता है कि मान लेते हैं ये कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है प्लस हमने प्रोटीन, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर और प्रोटीन को मिलाकर होलो एंजाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? होलो एंजाइम। ऑप्शन क्या सही होगा? होलो एंजाइम। समझ में आ गया? एपो एंजाइम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम जो प्रोटीन वाला भाग होता है, एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं। और प्लस कोफैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम, इनको क्या बोलते हैं? इनको प्राय हम होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। कोफैक्टर और एपो एंजाइम को मिलाकर हम होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो 137 में हम सही करेंगे बी नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल का मतलब C3 साइकिल में तो फास्फोग्लिसरेट होता है। तो ऑप्शन बी लगाएंगे, 3 फास्फोग्लिसरेट। अगर C4 साइकिल का पूछ देता, C4 का, तो वो होता है ऑक्सैलो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। यहाँ ये क्वेश्चन दोनों आते हैं। आप C3 का याद करके रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है। C3 का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड और C4 का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ये बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर फाउंड in a specific subset to the endopolyploid cells which have undergone invariant cycle known as the एंडोसाइकिल। एंडोपॉलीपेप्टाइड कोशिकाओं के एक विशिष्ट उपसमूह में पाए जाते हैं जो एंडोसाइकिल के रूप में जाना जाने वाले एक भिन्न चक्र से गुजरे हैं। उन्हें हम किसके नाम से प्राय जानते हैं? तो उन्हें हम पॉलीटीन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is a strong dark beer usually made the winter from the new malt and hops।
कौन सी मजबूत गहरे रंग की बियर है जो आमतौर पर सर्दियों में नए माल्ट्स और हॉप्स से बनाई जाती है? इसमें से वो बियर कौन सी है? जो बियर हम लोग पीते हैं उससे क्वेश्चन पूछा है। तो 140 में हम क्या सही करेंगे? तो करेंगे बॉक बियर। उसको किसके नाम जानते हैं? तो बॉक बियर के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहता है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? तो हम प्राय क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। क्या करते हैं? एक्चुअली में क्या लेते हैं? CO2 हम लोग लेते हैं, और ये हम क्या करते हैं? लेते हैं और O2 को लिबरेट करते हैं, छोड़ते हैं, और क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? NADPH2 बनाते हैं। तो देख लेते हैं, एटीपी एनएडीपीएच का निर्माण O2 केवल मुक्त होता है, पूरा नहीं है। CO2 का एसिमिलेशन होता है, O2 की मुक्ति होती है, एटीपी एनएडीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही है, लिबरेशन ऑफ O2। O2 क्या हो रही है? तो O2 प्राय लिबरेट हो रही, मुक्त हो रही है। एटीपी और NADPH2 टेक प्लेस, ये प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a prokaryotic cell where is the DNA organized in large loop held by protein? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए प्रोटीन द्वारा आयोजित बड़े लूप को कहा जाता है। एक्चुअली में उसको, जो डीएनए का वह हिस्सा जो डीएनए प्रोकैरियोट्स में कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, दो ही आते हैं ना, बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, या फिर आर्कियोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। तो वो सब बैक्टीरिया में आ जाएंगे। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इनमें क्या होता है? जो डीएनए पाया जाता है, तो उस डीएनए, चूंकि उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है या केंद्रक कला का अभाव होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं? तो उसको न्यूक्लियोइड शब्द यूज करते हैं। तो यहां शब्द दिया है न्यूक्लियोइड। कौन सा शब्द दिया है? न्यूक्लियोइड। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। चूंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया नहीं जाएगा, देखिए यहीं से क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। सेल वॉल पाई जाती है, मगर डीएनए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये भी गलत हुआ, तो ऑप्शन डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the intent of the protection and improvement of the environment, which is the following act was the passed by the government of India 1986? पर्यावरण की सुरक्षा सुधार की इरादे से भारत सरकार ने 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो वो प्राय 1986 में कौन सा अधिनियम पारित किया? तो वो था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म डीएनए व्हेन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉइल अराउंड ईच अदर? कहता है कि जब डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे के चारों ओर क्वाइल्ड रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्राय हम डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं, या द्विकुंडलाकार या द्विकुंडल संरचना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is not among the nitrogen based components in RNA? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस्ड जो कंपोनेंट्स आरएनए में नहीं पाया जाता? तो आरएनए में थाइमीन की जगह, ध्यान रखना, थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो यहाँ थाइमीन दिया है, यह थाइमीन डीएनए में पाया जाता है, और जो ये आरएनए है, आरएनए में प्राय एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है थाइमिन। तो ऑप्शन ए को हम सही कर देंगे कि यह प्राय आरएनए में नहीं पाया जाता। ग्वाइनिन, यूरेसिल, साइटोसिन आरएनए में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम कैन हेल्प बार्ले सीड जर्मिनेशन? कहता है जो बार्ले का सीड है या जौ का जो बीज है, वो अंकुरित होता है, तो उनमें कौन से एंजाइम प्राय भाग लेते हैं? तो इसमें प्राय सभी एंजाइम भाग लेते हैं। तो इसका जो आंसर था वो आल था। आयोग ने भी इसको आंसर आल दिया, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्यूनिन इज ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूनिन का प्रयोग प्राय मलेरिया में करते हैं। किसको करते हैं? मलेरिया में करते हैं। मलेरिया के उपचार में क्यूनिन का प्रयोग किया जाता है। जो क्यूनिन सिंकोना ऑफिसिनालिस, इसका क्यूनिन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिंकोना ऑफिसिनालिस से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन सी सही है, सिंकोना ऑफिसिनालिस। चूंकि सिंकोना केवल लिखा है तो उसी को सही करेंगे। क्रोकस किसको बोलते हैं? क्रोकस केसर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केसर। कभी कभी बॉटेनिकल नेम पूछ लेता है केसर का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an ecosystem ability to the self-regulate and maintain its equilibrium spite to the disturbances is termed as। कहता है किस पारिस्थितिक तंत्र में गड़बड़ी के बावजूद स्व विनिमय संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। यानी ऑटोमेटिक कुछ भी उथल पुथल होता है, जैसे हमारी बॉडी है, उथल पुथल होता है तो बॉडी क्या करती है? उसको समस्थैतिक रूप से बैलेंस कर देती है। तो वो इसमें ही वही आएगा, होम्योस्टैसिस। ये आप जूलॉजी में चैप्टर पढ़ेंगे, होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम इज फोटोसेंसिटिव पिगमेंट इन्वॉल्वमेंट। फाइटोक्रोम एक संवेदनशील, प्रकाश संवेदनशील है, जो क्या करता है? दीप्तकालिकता या फोटोपीरियडिज्म को रेगुलेट करता है। लॉन्ग डे प्लांट आपने पढ़े होंगे, इकोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, 3 तरह के प्लांट आप पढ़ते हैं। तो उन्हीं में से देखेंगे, उसको फोटोपीरियडिज्म के नाम से जानते हैं या प्रदीप्त कालिकता के नाम से आप चैप्टर है, और या तो टॉपिक आप पढ़ते हैं जिसमें बसंतीकरण वगैरह आप पढ़ते हैं, तो वही है। तो किससे संबंधित है? फोटो पीरियडिज्म से संबंधित है। फोटो पीरियडिज्म से संबंधित है। इन सीड्स, in seedling leaves dry out and wilt due to the syndrome known as। कहता है सीडलिंग के समय अंकुर में पत्तियां एक सिंड्रोम के कारण सूख कर मुरझा जाती हैं, उसे हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? जब सीडलिंग होती है, छोटा सा अंकुर निकलता है तो उसमें पत्तियां निकलती हैं और मुरझा जाती हैं, मर जाती हैं, उसको प्रायः क्रेसिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो उसे प्रायः हम क्रेसिक के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। इस पेपर का जो पीडीएफ है वो ऐप पर जो हमारा जेपीएससी वाला बैच है और बीपीएससी वाला बैच है, उस पे ये पेपर और आंसर की, हमने जो आंसर की एक्चुअली में यहाँ बनाने की कोशिश की थी, तो यहाँ तो बनाने में हमें बहुत टाइम लग रहा था तो हमने इसको छोड़ दिया था। हम एक रजिस्टर पे हम आंसर की बना देंगे और उसका पीडीएफ बनाकर वो भी अपलोड कर देंगे। तो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ, चूंकि 150 क्वेश्चन है, तो इसका पूरा 150 क्वेश्चन का जो हमारा पीडीएफ है वो आपको जेपीएससी बायोलॉजी पेपर 2023 का है। यह पेपर आपको मूल रूप से सेम टू सेम आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। आज ही हमारे साथ जुड़े। पेपर कैसा लगा आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। मैं वादा करता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैटर अच्छा दे सकता हूँ, मगर मेहनत आपकी है। जब आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ेंगे हमारे साथ, मैं वादा करता हूँ कई एग्जाम, अभी आपने देखा हमारे 1-2 मित्र ऐसे भी थे जिनको बीपीएससी में भी लेक्चरर बने और जेपीएससी में भी लेक्चरर बने, तो बेचारे दोनों जगह लेक्चरर बने और बीपीएससी में ट्रेनिंग कर रहे थे। और अभी कल ही बात हुई है, वो कह रहे हैं सर जेपीएससी में, चूंकि जेपीएससी में जो है झारखंड में वो सैलरियां बड़ी अच्छी हैं, हर साल इंक्रीमेंट लगता है और महंगाई भत्ते जुड़ते हैं, जबकि ऐसा बिहार वाले में नहीं है। तो बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, कई कई नौकरियां पा रहे हैं। तो ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी और आप सब मेहनत का कमाल है। आज ही जुड़े। अधिक जानकारी के लिए हमारा ये नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है 9452 920 508। इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें विजिट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।